तो आज हम बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में कैसे आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे जेनेरिक इक्वेशन के साथ, उसके बाद हम जो स्पेसिफिक केसेस हैं आपके आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, उनमें डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स अज्यूम करते हैं आपके पास एक मास एम है जो ग्राउंड पे लाइक कर रहा है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ, उसको आप उठाते हो डिस्टेंस डी से, राइट। तो अगर आपको उठाना है उसको तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? जितनी फोर्स जो है ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है उस मास पे, राइट। तो आपको mg फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको लिफ्ट करने के लिए, राइट। अगर आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो और उसको डिस्टेंस से भी मूव कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्वियसली वर्क डन होगा। वर्क डन कितना होगा? ft होगा, राइट। ऑब्वियसली जो फोर्स है और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको एक्सटेंड करते हैं हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में। तो आपके पास एक गैस है जो एक पिस्टन को सपोर्ट कर रही है। इंटरनल प्रेशर P है, एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल है। पिस्टन का जो एरिया वो A है और पिस्टन जो है ये मूव होता है ds से, डिस्टेंस से मूव, यानी गैस उसको पुश करती है और ये पिस्टन मूव करता है ds डिस्टेंस से। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? dw फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू पिस्टन रॉड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो उतना ही गैस को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो अपने को फोर्स नहीं दिया हुआ, अपने को प्रेशर दिया हुआ है, तो अपने को फोर्स प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वो इजी है क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या आ जाएगा अपना? प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? फोर्स एक्सटर्नल होगा, प्रेशर एक्सटर्नल होगा, क्योंकि वही आपको उतना ही आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने का, राइट। तो इसमें इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे? P एक्सटर्नल ADS आपका क्या है? एरिया इनटू स्मॉल डिस्टेंस, दैट्स योर वॉल्यूम, राइट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो गैस करेगी दैट वुड बी P एक्सटर्नल dV, राइट। ये तो वो स्मॉल वर्क डन। अगर आपकी गैस जो है किसी इनिशियल वॉल्यूम Vi से फाइनल वॉल्यूम Vf में जाती है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ dW फ्रॉम Vi टू Vf, राइट, दैट वुड बी P एक्सटर्नल dV। ये हो गया आपका वर्क डन बाय द गैस। लेकिन इसमें जो एक, अगर आप केयरफुली देखो तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो आपका सिस्टम काम कर रहा है वो एक सराउंडिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, राइट। मतलब ये अगर आपको सिस्टम आपका कितना काम कर रहा है वो निकालना हो तो आपको सराउंडिंग की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और आप वो नहीं चाहोगे क्योंकि सराउंडिंग पे आपका काफ़ी बार कंट्रोल नहीं रहता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ टाइम तो वो कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। आप चाहोगे कि जो आपका सिस्टम काम कर रहा है वो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंडेंट हो, राइट। और वहीं पे हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस आता है काम में। तो हमने जब रिवर्सिबल प्रोसेस की डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंट वीडियो में, तो हमने देखा था कि एक जो बहुत बड़ी खूबी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की, वो ये है कि थ्रू आउट द प्रोसेस हर एक पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर मोरलेस सेम होता है, टेम्परेचर दोनों का मोरलेस सेम होता है। तो अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे सिस्टम में P एक्सटर्नल और P दोनों सेम होंगे। तो अगर सेम हुआ तो इसी इक्वेशन में मैं P एक्सटर्नल की जगह P लिख सकता हूँ। तो अपने पास जब वो करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? P dV। लेकिन अभी जो P है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, तो हमने लिख लिया वर्क डन जो सिस्टम करता है वो एक सिस्टम की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है, उस फॉर्म में हमने लिख दिया, काम हो गया हमारा, राइट। लेकिन अगर आप देखो उसमें एक बहुत बड़ा कैविएट है, एक अजम्पशन है, एक फ़र्ज़ किया हुआ हमने, और वो शायद प्रॉबली वर्क डन पूरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं रेकमेंड करूँगा कि आप शायद बाजू में कहीं टैटू करवा लीजिए उसको, क्योंकि काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और रिवर्सिबल प्रोसेस को बहुत डरावना बना देता है अदरवाइज, राइट। क्योंकि अगर आप ढंग से समझो नहीं ना इस कॉन्सेप्ट को तो काफ़ी मुश्किल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस समझना। तो ये जो इक्वेशन है आपकी वर्क डन की, जिसमें P जो है वो सिस्टम का प्रेशर है, इसको आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। अदरवाइज आप इस एक्सप्रेशन को, इस इंटीग्रल को आप नहीं यूज़ कर सकते। आप इरिवर्सिबल के लिए इस इंटीग्रल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए आपको हर पॉइंट पे प्रेशर नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका गैस
वी आई से वी एफ एक्सपैंड करती है, और ये 4 1 2 3 4 ये 4 इंटरमीडिएट इन बिटवीन जो स्टेट्स हैं, तो आपको इरिवर्सिबल के लिए इन 1 2 3 4 स्टेट्स में प्रेशर नहीं पता होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में सिस्टम जो होता है वो सभी स्टेट्स में इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस यू वुड नो 1 पे क्या प्रेशर है, 2 पे क्या है, 3 या 4 पे। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको नहीं पता। इफ़ यू रियली सी, ये जो इंटीग्रल है राइट, इस इंटीग्रल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपके पास ये 4 इन बिटवीन स्टेट्स हैं, आप एक स्टेट पे प्रेशर फाइंड कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, छोटा सा जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सेम चीज़ आप 2 3 4 के लिए कीजिए और सबको आप ऐड कर लीजिए। ये उस इंटीग्रल का मतलब है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप 1 2 3 4 पे प्रेशर के आपको नहीं पता कर सकते हो आप। ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता होगा कि प्रेशर क्या इन स्टेट्स में, तभी आप इस इक्वेशन को आप सिर्फ आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल प्रेशर पता होना चाहिए और आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, राइट। और यही हम बोलने का ट्राई कर रहे थे जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की डिस्कशन कर रहे थे, कि भाई यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मोडायनामिक्स में अपने को 2 चॉइस होती है। एक चॉइस होती है भाई अज्यूम करो कि प्रोसेस रिवर्सिबल और कुछ तो कैलकुलेशन कर लो, या फिर कुछ कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि हमको कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। वो चॉइस होती है अपने पास। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। और तो हमने भी देखा कि जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रल पी डी वी होता है, और पी यहाँ पे क्या है? सिस्टम प्रेशर है, सराउंडिंग का प्रेशर नहीं है, सिस्टम का प्रेशर है। और ये इक्वेशन जो है आप इंटीग्रल जो है ये सिर्फ आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इरिवर्सिबल के लिए आपको सराउंडिंग का प्रेशर पता होना चाहिए। तो आज सारे के सारे प्रोसेस जो हम बात करेंगे वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो एक बार आपको ये जनरल की इक्वेशन आ गई, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल सकते हैं, राइट। बस क्वेश्चन ही आपको पूछना पड़ेगा कि भाई उस प्रोसेस के लिए क्या मैं इस पी को, अगर आपको पी पता नहीं है ये, तो क्या मैं इस पी को एक ऐसे इक्वेशन में लिख सकता हूँ, ऐसे तरीके से लिख सकता हूँ जिसमें ऐसे वेरिएबल्स हों जो मेरे को पता हो उस प्रोसेस के लिए। तो उसको क्विकली देखेंगे, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है आपकी? पी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या आपके पास? एनआरटी बाई वी। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रेशर को। अगर अपने को प्रेशर पता नहीं है हर पॉइंट पे जब एक्सपैंड करिए गैस, तो हमने उसको एक ऐसी एक्सप्रेशन में लिख लिया जो अपने को, जिसके बारे में पता रहेगा अपने को, राइट। ये कांस्टेंट आपका, ये कांस्टेंट है। इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सिर्फ वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, राइट। तो इंटीग्रेशन इसको डाल दो इस इक्वेशन में, इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो प्रेशर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपका आइसोबारिक के लिए हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा वी जीरो होता है, राइट। डेल्टा वी अगर जीरो होता है तो पूरा का पूरा इंटीग्रल जीरो बन जाएगा आपका। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कुछ वर्क डन नहीं होता, कुछ काम नहीं होता। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आपके पास एक पत्थर है, उसको मूव करने की ट्राई कर रहे हो, पत्थर अगर मूव ही नहीं करता तो जितने मर्जी जोर लगाओगे आप, वर्क डन कुछ नहीं ना होगा, राइट। वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि डी जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं करता, राइट। तो जनरली उसको काफ़ी, यानी कि सिस्टम को प्रॉपर्ली इंसुलेट करते हो ताकि कोई हीट एक्सचेंज ना हो, या फिर बहुत जल्दी करते हो उस प्रोसेस को ताकि टाइम ही ना मिले हीट एक्सचेंज के लिए, राइट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, पी वी रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एडियाबैटिक के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो वाली है, और शायद हम काइनेटिक थ्योरी में इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और शायद इसको ड्राइव भी करें हम इसको। बट आज के डिस्कशन के लिए आपके पास एडियाबैटिक के लिए वो इक्वेशन आपके पास पी वी रेज टू द पावर गामा इज के, राइट। अगेन आप पी को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ गामा एंड वी। इंटीग्रेशन इक्वेशन में प्लग इन करो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी वर्क डन के लिए। एडियाबैटिक के लिए कुछ एक दो और वर्जन्स हैं इसके वर्क डन के, बट जो पॉइंट मैं बोलना चाहता था कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, भाई क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा कि भाई उस प्रोसेस के लिए क्या मैं इस पी को किसी और ऐसी शेप में लिख सकता हूँ, किसी और ऐसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ जिसमें ऐसे वेरिएबल्स हों जो मेरे को पता हो। अगर मैं लिख सकता हूँ तो सिंपल इंटीग्रेशन करना, बाकी इस केस में हमने ऐसा एक्सप्रेस किया, उस केस में हमने किसी और तरह से एक्सप्रेस किया, राइट। ऑलराइट, 2 लास्ट पॉइंट इस डिस्कशन के लिए।
तो हमने अभी तक देखा कि वर्क डन जो है इंटीग्रल पीडीवी है। तो एक और तरीका है वर्क डन निकालने के लिए, वो है अगर आप उस प्रोसेस को पीवी डायग्राम में ड्रा करें और उस प्रोसेस के अंडर, उस ग्राफ के उस पाथ के अंडर जो आपका एरिया आता है वो भी आपका वर्क डन होता है, राइट। और दूसरी बात यह है कि वर्क डन जो पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करता है, किस पाथ से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो उस पर वर्क डन डिपेंड करता है, हीट भी उस पर डिपेंड करती है, और हम उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे आज। तो हमारे पास एक प्रोसेस है जहाँ पे, जिसको हमने पीवी डायग्राम पे प्लॉट किया हुआ है, वो इनिशियल स्टेट आई है उसकी, वहाँ से शुरू होता है और फाइनल स्टेट एफ तक जाता है, राइट। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है, राइट। तो पाथ क्या है हमारे पास, आई एफ पाथ है, राइट। तो हमने बोला था वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। सो अगर ये जो शेडेड एरिया ड्रॉ किया है ये होगा इसका एरिया, राइट, दैट वुड बी द वर्क डन। सो अगर एक सिस्टम आई से एफ पोजीशन में इस पाथ से जाता है तो क्या होगा, वर्क डन वुड बी दिस एरिया, राइट। अब आई से एफ सिस्टम काफ़ी सारी और पाथ्स लेके जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक पाथ क्या होगा, जब सिस्टम आई से बी मूव करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट, और बी से एफ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम ही है, राइट, लेकिन पाथ अभी डिफरेंट लिया उसने। इस केस में एरिया कितना होगा, एरिया ये शेडेड एरिया होगा, राइट, एंड यही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आई से बी जब सिस्टम मूव कर रहा था तब इसने एरिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया और वर्क डन में भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, राइट। एक और पाथ ले सकते हैं हम लोग, अभी हम आई से ए जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे और ए से एफ आएंगे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एरिया कितना होगा, ये होगा, और यही आपका वर्क डन भी होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखो ए से एफ वर्क डन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो होपफुली इन तीनों ग्राफ को अगर आप देखो, सिंपल देखो, तो आपको लगता है भाई एरिया डिफरेंट लग रही है हमको, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट दिख तो रही है, राइट। तो होपफुली थोड़ा आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जो वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड करता है। हीट के लिए भी ऐसा ही है, हीट भी आपका पाथ पे डिपेंड करता है। डेल्टा ई जो चेंज इन एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में देखा था। तो अगर आप सिस्टम को आई से एफ मूव कर रहे हो, चाहे इस पाथ से उस पाथ को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आई और एफ पे डिपेंड करेगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, आपसे बाद में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।